अभ्यास कर रही हैं। आप रुक जाइए। शौशांग, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, पर तुम तो बड़ी चालाक निकले। तुमने मेरी मदद करने का नाटक किया ताकि बेवकूफ बनाकर मेरा कमरा हथिया सको। तुम्हें अपनी माँ को बदनाम करने में जरा सी भी झिझक नहीं हुई। तो गलत क्या है? चेंग परिवार के वंश को बढ़ाने के लिए चाची मुख्य कमरा छोड़कर जाना नहीं चाहती, जबकि मैं तो सिर्फ अपनी माँ को परेशान करना चाहती थी। आपको कमरा चाहिए, उसके लिए मैं सीढ़ी बनूंगी। आप सिर्फ मुझे दोष नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत है, इसलिए परिवार में फूट डालने की चाल चली। जेठ जी ने कहा है कि तुम्हारे चाचा उनके साथ नए घर में जाएंगे, जबकि मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का किया धरा है ना। चाचा के पैर कमजोर हैं, वो ठीक से चल नहीं पाते। मेरे बाबा ने सोचा कि वो घर बड़ा है, वहाँ सामान दूर दूर रख सकते हैं ताकि चाचा को घूमने फिरने में आसानी हो। बकवास मत करो तुम। मैंने शपथ ली है, जब तक मैं अपने बेटे को जन्म नहीं दे देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम अपने चाचा को अपने साथ ले गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। तो मैं माँ कैसे बन पाऊंगी? हाँ, प्राचीन काल से ही मुर्गी अंडे देती है और मुर्गा सुबह बांग देता है। स्त्री के बच्चे पैदा करने में पुरुष का क्या काम है? तुम मुर्गी कैसे बोल रही हो? हाँ, पुरुष और स्त्री में मैं एक विवाह योग्य युवा लड़के से खुलकर बात नहीं कर सकती। तुम भी ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किस्मत अच्छी है जो जेठ जी ने सेना में नाम और रुतबा कमाया है, वरना हैसियत ही क्या है तुम्हारी। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मुझे शिशु अवस्था में ही क्यों छोड़ दिया गया? बचपन से माँ बाप के बिना रहना पड़ा। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो फिर मेरी चाची ने मुझे उस समय गांव में क्यों छोड़ा होता, जबकि मैं बीमारी और भूख से तड़प रही थी। आपको लगता है मेरी माँ की किस्मत अच्छी है क्योंकि मेरे पिता स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, जबकि मेरे चाचा विकलांग हैं। पर इतने वर्षों में मेरे चाचा हमेशा आपके आज्ञाकारी बनकर रहे हैं। आपको इस बात से संतुष्टि होनी चाहिए, है ना? वो आज्ञाकारी हैं? वो इसलिए क्योंकि वो निकम्मे और बेकार हैं। यदि वो इतने निकम्मे ना होते और घर के मुखिया बनने के लायक होते तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नफरत नहीं झेलनी पड़ती। वो एक लंगड़ा इंसान है जिसे तुम्हारा चेंग परिवार खजाने की तरह मानता है। छोटी मालकिन ने शाओशांग के सामने महोदय चेंग का अपमान किया। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? वो शाओशांग के उकसावे में आकर बिना कुछ सोचे समझे बोल गई। आपका मतलब शाओशांग ने जानबूझकर किया? मजबूत सेवक लेकर मुख्य कमरे में आ जाओ। जी। चेंग चेंग, तुम पुरुष कहलाने के लायक ही नहीं हो। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया गया तब तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। एक काम क्यों नहीं करते? मैं अपने ये वस्त्र आपको दे देती हूँ, इन्हें पहनकर अपने बड़े भाई के सामने जाकर खड़े हो जाइए। हाँ, तुम पढ़ाई में असफल रहे और अधिकारी नहीं बन पाए और ऊपर से लंगड़े भी हो। क्या कर सकते हो तुम? आखिर क्या योग्यता है तुम्हारी? क्या कर सकते हो तुम? पता नहीं मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है जो एक कायर और हारे हुए आदमी से शादी हुई मेरी। अगर तुम इतनी दुखी और असंतुष्ट हो तो जा सकती हो। मेरा बड़ा भाई तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा। सोचना भी मत। जब मैंने तुमसे शादी की थी चेंग परिवार गरीब और बदहाल था। अब जब तुम्हारा बड़ा भाई सफलता का आसमान छू रहा है तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? सपने में भी नहीं ऐसा हो सकता। अगर मायके चले जाने की बात तुमने मुझसे पहले कही होती तो मैं तुम्हारे साहस का सम्मान करती, पर नहीं। तुम जिंदगी भर एक कायर और विफल इंसान बने रहे। बड़ा भाई जीत कर लौट आया है तो तुम्हें हिम्मत आ गई है मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो तुम? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा सोचना भी मत। तुम एक नाकारा हो जो सिर्फ अपने बड़े भाई के भरोसे जी लो। जाओ। उसे नीचे रखो। प्रणाम भाभी। चिंगोंग, सरदार को बहुत अच्छी शराब मिली है और वो अपने भाई के साथ पीना चाहते हैं। तुम इन्हें उनके पास ले जाओ। जी। चिंगोंग, मदद के लिए शुक्रिया। मैं अकेला जा सकता हूँ? मैं मालकिन के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। कृपया आप मुझे मदद करने दें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
शिवानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? आज मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगी नहीं, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। कभी नहीं। उस समय चेंग परिवार गरीब था, पूरी तरह से हमारे परिवार पर निर्भर तो था। क्या हुआ? चेंग परिवार मजबूत है और जी परिवार कमजोर है। अब मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मार सकती हूँ, और चाहूँ तो तलाक भी करवा सकती हूँ। इतनी हिम्मत? मेरे पिताजी के तुम्हारे परिवार पर कई एहसान है, कौन से समझी? एहसान? उन्होंने जो सेना सामग्री में मदद की। प्रांत का कौन सा बड़ा परिवार ऐसा है जिसने योगदान ना दिया हो? हमने प्रांत की सुरक्षा का ध्यान रखा ताकि यहाँ के लोग लड़ाई और अराजकता में बर्बाद ना हो जाएं। हमने अनगिनत जानें बचाई हैं। उन्होंने बस कुछ सैन्य सामग्री में योगदान क्या दिया, तुम एहसान कहती हो? ये क्या बक रही हो? तुम एक पत्थर दिल और बहुत ही बेवकूफ स्त्री हो। देवर जी बहुत दयालु है, इसलिए अब तक तुम्हें सहते रहे। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जीत है क्योंकि वो तुमसे डरते रहे। हम अगले 3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक चुपचाप यहाँ पड़ी रहो और अपने मायके वालों का इंतजार करो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरे परिवार से ये कहोगे कि मेरा तलाक हो गया है? तुम भी तो दूसरी शादी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ना। पर मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो खुद ही कभी अच्छे से नहीं रही। तुम यूं ही मुझसे नफरत कर रही हो। मैं बिना कारण किसी से नफरत नहीं करती और ना ही गलत इंसान से नफरत कर सकती हूँ। तुम ईर्ष्या में अंधी हो चुकी हो। मैं तुम्हें यूं ही खुला नहीं छोड़ सकती। तुमने क्या क्या किया है वो मुझे सब कुछ पता है। पिछले 10 सालों में तुमने शाओशांग के साथ जो कुछ भी किया मुझे सब पता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपनी बेटी यांग यांग को लेकर अपने मायके वापस चली जाऊंगी। सपने देखना बंद करो। यांग यांग अब चेंग परिवार की बेटी है, इसीलिए वो चेंग परिवार में ही रहेगी। तुम अकेली यहाँ से जाओगी। एक बात तुम्हें बता दूं, सालों पहले जब तुमने अमरदाता का सहारा लेकर मुझे शाओशेंग को छोड़ने पे मजबूर किया था ना, उसी वक्त मेरे दिल में कड़वाहट भर गई थी। युवराज, माँ, इसका मतलब अमरदाता ने सही कहा था। माँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अमरदाता ने कहा है कि इस दुर्भाग्य से सुरक्षित बचने के लिए आपको उस बच्चे को अपने पास ही रखना होगा। समझ गई? भूलिएगा मत। नहीं भूलूंगी। माँ को उस धोखेबाज की बातों से बहकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? अब कौन सी चाल चल रही हो? जेठ जी, आप युद्ध के लिए निकलने वाले हैं। अपने बच्चे से दूर होने की तकलीफ होना स्वाभाविक है। जेठानी जी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा भी कमजोर है, इसलिए बेहतर होगा कि जेठानी जी और बच्चे को यही रहने दिया जाए। इस तरह जेठानी जी बच्चे का ख्याल भी रख पाएंगे और अमरदाता की बात भी रह जाएगी और वो माँ आने वाले दुर्भाग्य से बच भी जाएगी। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। अगर मैं अलग करने की कोशिश की तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। और फिर मेरा क्या? मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ। मेरी जान जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमरदाता ने सही कहा। इस वर्ष मेरे साथ दुर्घटना घटेगी। बुरी आत्माओं को रोकने के लिए मुझे इस बच्चे को जन्म लेने से रोकना होगा। किस तरह के बेटे हो तुम? मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो तुम? इतनी मुश्किलों से मैंने तुम भाइयों को पाला है, उसका कोई मतलब नहीं। सुन रहे हो ना ईश्वर, मुझे अपने पास बुला। बस करो माँ, वो धोखेबाज सरासर झूठ बोल रहा है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है। अमरदाता की हर बात सच होती है। उन्होंने कहा था जेठानी जी को पहला बेटा होगा। ये बात सच नहीं हुई क्या? ये बात तो सच है। उसकी बात सच होती है। ठीक है, मैं अभी जाकर उसकी जान ले लूंगा। देखते हैं उसे खुद के बारे में कितना पता है। सरदार, सरदार, सेना से आदेश आया है। आक्रमण हुआ है। आपको तुरंत तैनात करने के लिए कहा है। क्या? महाराज ने 2 घंटे में यहाँ से निकलने का आदेश दिया है, बाहरी शहरी तरफ हाव की मदद के लिए। तुम जा सकते हो, पर इस बच्चे को यहीं छोड़ना होगा, वरना तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। माँ जी, योनी, माँ जी, आपने अभी क्या कहा? क्या एक बच्चे को छीन कर कोई माँ अपने दुर्भाग्य से कभी बच सकती है? हाँ, और ये बच्चा ही उन्हें बचा सकता है। ये नवजात बच्चा। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी बेटी को छोड़कर जाऊंगी। बेटी? जुड़वा बच्चे हुए हैं। बहू रानी ने एक परी सी बेटी को भी जन्म दिया है। जरा देखिए तो। हम किसे रखें? मैं माँ जी के लिए अपनी बेटी यहाँ छोड़ जाऊंगी। मेरे पति का और मेरा माँ के प्रति अपना कर्तव्य पूरा होगा। मैं बेटी को साथ ले जाऊंगी। योनी, सरदार, वो परिवार अब खतरे में है। हमें देर नहीं करनी चाहिए।
इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। जी। देवर जी कहाँ है? मालिक उनके साथ है, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ कुछ और सिपाही तैनात कर दो, हम जल्दी नए घर जाने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि इस समय कुछ अशुभ हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ नजर रखूंगी। अगर आप अभी उन्हें चाकू भी दे देंगी तो भी वो अपनी जान नहीं ले पाएंगी। परिवार में कुछ अशुभ हो तो ये कोई खुशी की बात नहीं। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपने सही कहा। अगर वो अपनेपन से रहती तो जाते वक्त ये घर में उसे दे देती, उसके बुढ़ापे में काम आता। पर लगता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। युवराज, शहर में बस यही एक लोहार की दुकान संदिग्ध लगी। ये रखवालदार डॉन के पकड़े जाने के बाद से बंद है। लोगों का मानना है ये जगह बहुत दूर है, इसलिए यहाँ दुकान चलती नहीं। हालांकि पता चला है कि सेवक हर रोज दुकान में किसी को खाना देने जाते हैं, पर दुकान के लोग एक भी बार दुकान से बाहर नहीं निकले हैं। तलाशी लो। जी। युवराज, दुनिया का हर लोहार अग्नि देवता की पूजा करता है। वो कभी उनकी मूर्ति पर आज भी नहीं आने देते। भागना चाहते हो? आखिर तुमने इस जगह को ढूंढ ही लिया, लेकिन तुम जो जानना चाहते हो वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। मेरा कोई सगा नहीं, ना पत्नी ना बच्चे। क्या कर लोगे? मुझे मार डालोगे? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मुंह खुलवाने के कई तरीके हैं। मैं तुम्हारे हाथ लग गया हूँ तो मेरी किस्मत मौत से बदतर हो गई है, इसलिए ये जहर खा रहा है तो चलो। जहर जानलेवा है, अब ये बचेगा नहीं। जल्दी करो। हथियार बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। जल्दी से इन्हें हथियार खाने में रखवा दो, हमें इनकी जरूरत थी। जल्दी करो। सैनिकों, इस दुकान में अब तक काम कर चुके सभी कारीगर और उसके घर पे काम करने वाले सभी सेवकों को पकड़ कर लाओ। मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। मैं देखना चाहता हूं इस कबीले में और कितनों को मारना पड़ेगा। युवराज, आपको ये निशान आज तक याद है? अगर ये जलकर राख भी हो जाता तब भी मैं इसे पहचान लेता। सैन्य हथियारों को नकली हथियारों से बदलने वाला यही था। अफसोस
मैंने इसे बहुत आसान मौत मरने दी। इस दुकान को नष्ट कर दो, जरूरत पड़े तो जमीन खोद कर छानबीन करो। जी। रुक जाओ। इस बात को गुप्त रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शू जिनसंग मर चुका है। इसके सभी साथी और संपर्कों की गुप्त रूप से जानकारी निकालो, एक भी सुराग छोड़ना मत। जी। प्रणाम बड़े दादा। ससुर जी प्रणाम, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गे परिवार की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं यांग यांग नाना जी और मामी को प्रणाम करती हूँ। उठो बेटी, उठो उठो। यांग यांग कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर भी लग रही है। सचमुच यांग यांग बहुत ही सुंदर लग रही है। इसकी इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यांग यांग, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाए हैं। यांग यांग काफी कमजोर है, देवर जी के पैर कमजोर हैं और बड़े दादाजी उनकी उम्र हो गई है, इसलिए आप यहाँ खड़े ना रहते हुए सीधा घर के अंदर आ जाइए ना। हाँ, आइए, कृपया अंदर चलिए। चलिए चलिए चलिए। जाओ उसे बाहर लेकर आओ। चलो चलिए। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और मेरे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। मैं जानता था कि उसमें कई तरह की खामियां हैं, फिर भी बेशर्मों की तरह मैंने चैंग परिवार में उसकी शादी करवा दी। आप सबको बहुत परेशानी हुई, इतने सालों से आप लोग उसे सहते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ आप लोगों से बड़े दादा माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं बड़े दादा, उठ जाइए, ऐसा मत कीजिए, उठिए। पिताजी, पिताजी, उल्टा इस परिवार ने मुझे खून के आंसू रुलाया है। चुप रहो। ननन जी, जब से आप पैदा हुई हैं, पिताजी ने आपको लाड़ प्यार दिया, आपकी हर इच्छा पूरी की। क्या आपने एक बार भी बेटी होने का फर्ज निभाया? आप हर समय परेशानियां खड़ी करती हैं। अब आपके पिता की आयु 70 वर्ष की हो चुकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने दिन रात सफर किया, कई तूफानों का सामना किया, फिर भी आपको उनके प्रति कोई अपराध बोध नहीं है। आप वाकई में एक पत्थर दिल औरत है। बड़े दादा, हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। जब हम युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, तब अगर आपका चारा और राशन न होता तो मैं कैसे? सरदार, ऐसा मत कहिए आप। केवल मेरी बेटी जैसी ही स्त्री हर समय राशन और चारे का जिक्र कर सकती है। उस समय हर तरफ अफरा तफरी मची थी। यह परिवार के पास सिर्फ पैसा था, लेकिन हमारा कोई सहारा नहीं था। हम तो भूखे भेड़ियों के शिकार बन जाते। लेकिन सरदार, अगर उस समय आप हमारा सहारा ना बनते तो हम कभी नहीं बच पाते। इसीलिए आपको शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है। 10 साल से ऊपर हो गए हैं मैं अपने शहर में रह रहा हूँ, और इतने समय तक मैं इस सबसे अनजान बना रहा। पहले मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ इसका स्वभाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर किसने सोचा था कि आगे चलकर लोगों से सुनने मिलेगा कि इसका गुस्सा कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया है। आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं अपनी बेटी को ठीक से सिखा नहीं पाया और आपको परेशान किया। ससुर जी, आप ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी भी गलती है। मैं तो दामाद जी, मैंने आपको बड़ा होते हुए देखा है। क्या मैं आपका स्वभाव नहीं जानता हूँ? हमारे ससुर दामाद के रिश्ते को मैं सबसे भाग्यशाली मानता हूँ, पर यही आखिरकार आपके पतन का कारण बना और आपको जीते जी मार डाला। बताइए मुझे, मैं आप सबका सामना कैसे कर सकता हूँ? आज ये तलाक पत्र लिख कर देगी और मैं तुरंत इस दुष्ट लड़की को वापस ले जाऊंगा। आपने तो कहा था गी परिवार आया है, मालकिन ने पूरे परिवार के लिए दावत रखी होगी। आप इतनी जल्दी वापस कैसे आई? बाकी लोग अपने परिवार से प्यार जता रहे हैं, मैं वहां किस लिए जाऊं? सोचती थी बहन की किस्मत कैसी है जो उसे ऐसी दुष्ट मां मिली है, पर आज मैं समझ गई कि उसका जीवन सच में अच्छा है।
उसकी मामी उससे प्यार करती है। चाची बेटा ना होने के कारण उससे नफरत करती है। वो 1 साल की थी जब उसे मामी को दे दिया था। ये अच्छा जीवन कैसे हुआ? बदकिस्मती किस्मत बन गई। अगर मेरी बहन मेरी तरह इस घर में पली बड़ी होती तो वो भी चाची से नफरत करने लगती, पर उसके नाना के घर में उसे अनमोल खजाने की तरह जतन करते हैं। यहाँ ना मेरी दादी को मुझसे सरोकार है और ना ही माँ को। मेरी परवरिश तो चाची ने की, जिनके मन में हमेशा मैल था। मेरा जीवन कितना बुरा है। ऐसा मत समझिए कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। तुम वहां से बिना बताए क्यों चली आई? और तुमने बड़े दादा को प्रणाम भी नहीं किया। क्या ये उद्दंडता नहीं है? बड़े दादा यहाँ रिश्तेदारों से मिलने नहीं, किसी महत्वपूर्ण काम से आए हैं। वहां पर मैं क्या करती? चाचा का तलाक होते हुए देखती। इतने सालों तक चाची ने बहुत परेशान किया। अब क्या बड़े दादा को नाते की उम्र की बच्ची से माफी मांगते हुए सुनती? हाँ, पर मैंने इस बारे में पूरी तरह से सोचा नहीं था। आज से मैं बदल जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी तुम्हें मेरे साथ चलकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं। आप मुझे अपने साथ घर नहीं ले जा सकती? मुझे घर जाना है। अरे पगली, चेंग परिवार तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग यहीं पर हैं। चेंग परिवार के साथ तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा बेटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मामा मामी चाहिए। बहन, आइए, अंदर आ जाइए। जी बहन, आइए। प्रणाम मामी। तुम शाओशांग हो ना? ये बहुत ही होशियार और आज्ञाकारी होगी। आइए, बैठिए ना। दरअसल मेरी ननद ने उस बारे में बात नहीं करते। हम पड़ोसी हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं जानते। उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। फिर वो शादी करके आपके परिवार में आई, आप उसकी नफरत का शिकार हुई। अब वो वापस लौटने के बाद आपको फिर से सहना पड़ेगा। देखा जाए तो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। यांग यांग, जब कोई तुम्हारी माँ के बारे में बातें करे तो तुम कभी अपना सिर मत झुकाना, समझी? हमें अपने माता पिता से केवल ये शरीर, बाल और त्वचा नहीं बल्कि चरित्र भी मिलता है। यदि तुम्हारे माँ बाप का व्यवहार उचित हो तो तुम्हें उन्हें देखकर अनुसरण करना चाहिए, और अगर उनमें खामियां हो तो उदाहरण के तौर पर उन्हें देखना चाहिए। याद रहे, तुम्हारे शब्द और कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े गुण होते हैं। अब अपना सिर ऊपर उठाओ, उठाओ बेटा। कहते हैं कि लड़कों का काम है दुनिया जीतना और लड़कियां हमेशा माँ बाप पर निर्भर होंगी। तुम हमेशा के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सकती। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी तुम निडर बनोगी। समय और जगह चाहे कैसी भी हो, तुम्हें एक ऊंचे पेड़ की तरह होना चाहिए, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। अब से तुम्हें सिर्फ अपने ताई जी के गुणों को सीखना होगा, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। कोई ये छाछ क्यों नहीं पी रहा? मामी, हमारा छाछ पीकर देखिए, काफी स्वादिष्ट है। शाओशांग सच में समझदार है। आप भी तो पहले की तरह बहुत ही दयालु हैं। आपने यांग यांग को संयमित और गरिमामय आचरण सिखाया, जो हमारे शाओशांग में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि काश मेरे पास और समय होता। बच्चों को सिखाने में कभी भी देर नहीं होती, चाहे बच्चे 70-80 साल के ही क्यों ना हो जाए। जब तक माँ जिंदा है, उसका फर्ज है कि वो उसे सही गलत सिखाती रहे। हमारी यांग यांग थोड़ी सी भोली है, पर ईमानदार और आज्ञाकारी है। आशा करती हूँ कि आप इसे नापसंद नहीं करेंगी। मेरे दिल में आपके लिए सम्मान है, और यांग यांग बचपन से ही आपके साए में पली है। मैं भला उसे कैसे नापसंद करूं? आज के बाद से यांग यांग बिल्कुल मेरी अपनी बेटी की तरह रहेगी। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं रुक जाओ।
क्या माँ का कोई आदेश है? क्या तुमने बड़े दादा को प्रणाम किया और तुम वापस क्यों जा रही हो? आपको नहीं लगता वो अब तक सो गए होंगे? अगर मैं अभी गई तो मुझे डर है कि चाची को फिर से डांट ना खानी पड़े। क्या आप इसलिए जाना चाहती हैं ताकि उनकी बातें सुन सके? अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। एक बात बताओ, मामी को छाछ देने के लिए तुम इतना झपट क्यों पड़ी? यांग यांग वहीं पर थी ना? अगर तुम सुर्खियां बटोरने लगी तो वो कहाँ जाएगी? मुझे उनकी कई सारी बातें सही लगी। मुझे ऐसे लोग पसंद है, इसलिए मैंने वो किया। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए आपको मेरी हर बात बुरी लगती है। आपकी नजर में मेरी चचेरी बहन ईमानदार है और मैं बुरी हूँ, इसीलिए आपको मेरी हर बात साजिश ही लगेगी। अगर तुमने हद पार ना की होती तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। अगर तुम भी अपनी बहन की तरह संयमित और मेहनती होती तो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते। मैं मूर्ख हूँ, मैं भला यांग यांग से कैसे सीखती? पर मुझे उससे ईर्ष्या होती है क्योंकि उसे मामी ने शिक्षा दी है। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मेरी उससे क्या तुलना है? आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक सुझाव है। आपकी सेहत के खातिर आज के बाद मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। मेरी गुणी बहन से ही मिला कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैंने अच्छों को सीधा किया है। तुम तो बस एक जिद्दी बेवकूफ लड़की हो। तो तुमसे निपटने के लिए मेरे पास मेरे अपने तरीके हैं। चेंग शाओशांग, जो लोग पहले से ही तुम्हारे बारे में गलत राय रखते हैं, उनको खुश करने के बजाय अपने दिल को मजबूत कर लो। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं है। तुमसे प्यार करने वाले कम और नफरत करने वाले ज्यादा हैं। यांग यांग की मामी जैसे और भी लोग होंगे। तुम खुद के साथ अच्छा व्यवहार करो और दूसरों से कम उम्मीदें रखो, तभी तुम सुकून से जी पाओगी। पैर दर्द के कारण मेरी माँ यहाँ तक नहीं आ सकी। कोई सम्मानीय बुजुर्ग मुझे छोड़ने आए, ये मान मैं खो चुका हूँ। दामाद जी, आपको बचपन से पढ़ने का शौक रहा है पर पढ़ नहीं पाए। अब आपने मन बना लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप बैलूगिरी में अपनी पढ़ाई पूरी करने में सफल होंगे। मैं आपकी दया का पात्र नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अपनी विकलांगता या उम्र को लेकर शर्मिंदा मत होना। अतीत में कई बुद्धिमान लोगों को सफलता मिली है। एक उम्र के बाद हम उनकी सफलता की तुलना तो नहीं कर सकते, पर कम से कम उतनी लगन से पढ़ तो सकते हैं। भविष्य में जब आप पढ़ाई में कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे तब अपने शहर लौटकर आप एक पाठशाला खोलना। अमीर हो या गरीब, पढ़ने की चाह रखने वाले को शिक्षा मिलनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। हौसला बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ पिताजी, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं घर की जिम्मेदारी लेना सीख लूंगी। तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है और मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। भाभी, यांग यांग नरम स्वभाव की है, हालांकि सारे सेवक काफी वक्त से हमारे साथ। मेरा मन भी बेचैन हो रहा है। तो भैया भाभी, मेरी बेटी का कृपा करके अच्छे से ख्याल रखना, तभी मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर पाऊंगा। इसकी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। मैं यांग यांग को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। यांग यांग, जब भी कोई परेशानी हो तो अपनी ताई जी से बात करना। याद रखना, चेंग परिवार ही तुम्हारा परिवार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। बेटी, अपने ताऊ जी और ताई जी की हर बात सुनना, ठीक है? चलिए, कोई कितना भी साथ चल ले, अंत में बिछड़ना ही पड़ता है। इससे आगे आने की जरूरत नहीं। विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। समय हो गया है। बड़े भैया, भाभी, आपका धन्यवाद। भाई, अपना ध्यान रखना। और आप भी।
ज्यादा दुखी मत हो यांग यांग। तुम्हारे नाना ने कल रात ही बाइलूगिरी में किसी के हाथों संदेश भेजा है। तुम्हारे बाबा विद्यालय पहुंचते ही उनकी कोई ना कोई देखभाल कर लेगा।